चैप्टर पढ़ेंगे उसका नाम है पावर मेजरमेंट। तो अपनी पावर जो होती है वो कितने टाइप की होती है, टू टाइप, डीसी पावर एंड एसी पावर। अब यहाँ पे देखेंगे कि जो डीसी पावर होती है उसको मेजर कैसे करते हैं, उसके मेजरिंग के कौन कौन से सर्किट वगैरह है, मेथड है, वो सब देखेंगे, इसमें डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट देखते हैं कि जो डीसी पावर होती है उसमें लोड होता है ना, वो रजिस्टिव लोड होता है, इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव लोड नहीं होता है। एंड जो हम कभी एग्जाम्पल देखते हैं कि रजिस्टेंस, ये अपना रजिस्टेंस है, तो रजिस्टेंस के अंदर ये वोल्टेज जाएगा आई, तो इसके अंदर एक वोल्टेज प्रोड्यूस होगा जब करंट सप्लाई जाएगी आर में, तो एक वी होगा। तो वी एंड आई का जो फेस होता है ना वो क्या होता है, सेम फेस होता है। तो इसके अंदर फेस एंगल कितना हो जाएगा, 0। तो कॉस फाई की वैल्यू 1 हो गई है, ठीक है। पावर का फॉर्मूला होता है बी आई कॉस फाई, और कॉस फाई अपन को रजिस्टिव है, लोड है, तो कॉस फाई की वैल्यू 1 होगी। तो ये अपने पास पावर क्या जाएगा, वी एंड आई। अब इसको हम देखते हैं मेजर्ड पावर को कैसे लिख सकते हैं, वोल्टमीटर रीडिंग, ये ऊपर दे रखी है, अरे एमीटर की रीडिंग, ओके। अब इसको जो डीसी पावर को मेजर करने के मेथड कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे है 2 टाइप ऑफ मेथड, एक है एमीटर वोल्टमीटर मेथड, सेकंड है वोल्टमीटर अमीटर मेथड। 2 मेथड। अब स्टार्ट करेंगे हम अमीटर वोल्टमीटर मेथड। अब इसको अमीटर वोल्टमीटर मेथड और वोल्टमीटर अमीटर मेथड को हम पहचानेंगे कैसे कि ये अमीटर वोल्टमीटर मेथड है या वोल्टमीटर अमीटर मेथड है। हम देखते हैं हमेशा जो इसका नाम होता है ना मेथड का, देखते हैं लोड साइड से, कभी भी हम सोर्स साइड से नहीं देखते, किसका साइड से देखते हैं, लोड साइड से। तो इसमें जो नियर में क्या आ रहा है, अमीटर, देन क्या है, वोल्टमीटर, तो ये इसका नाम क्या होगा, अमीटर वोल्टमीटर। और जब हमारे पास वोल्टमीटर होगा तो पहले नियर, लोड के नियर में क्या होगा, वोल्टमीटर, और आगे क्या होगा, अमीटर। तो उस हिसाब से इसका नाम हमें समझ में आ जाता है कि डायग्राम देके कि ये अमीटर वोल्टमीटर मेथड है या अमीटर वोल्टमीटर अमीटर है, ठीक है। अब देखते हैं, डायग्राम समझते हैं। अमीटर वोल्टमीटर में अमीटर लगाते लोड के साथ में सीरीज में कनेक्ट कर दिया, और इन दोनों के अक्रॉस में क्या है हमारे पास, वोल्टमीटर लगा दिया। वोल्टमीटर का है रेजिस्टेंस आर ए आर बी, एंड अमीटर का रेजिस्टेंस है आर ए, एंड लोड का रेजिस्टेंस है आर एल, ओके। तो यहाँ से एक सप्लाई जा रही है जिसको बी एस, तो अपने पास बी एस सप्लाई मतलब आर एस का जो वैल्यू जा रही है, तो आर एस 2 पार्ट में डिवाइड हो रही है, एक तो आई वी और एक आई ए में, ठीक है, 2 स्प्लिट। और यहाँ पे देख रहे हैं कि जो अपने पास अमीटर होता है और वो लोड है ना, दोनों सीरीज में है, तो इनमें आई ए और आई एल क्या होगा, मतलब लोड का करंट और अमीटर करंट सेम होगा, ठीक है। अगर हम वोल्टेज की तरफ से देखेंगे, इधर साइड से इसको लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं इसको, आई ए आर ए प्लस बी एल इक्वल टू वी, इधर ये लिख सकते हैं ना। तो हमारे पास ट्रू पावर होती है वी एल आई एल। अब यहाँ पे देखते हैं इसका जब इसको मेजर्ड कर रहे हैं तो वोल्टेज की जगह लिख सकते हैं, पूरा कंप्लीट आ रहा है तो वी एल ये लोड वाला आ गया, प्लस क्या है, किसके साथ में सीरीज में क्या है, अमीटर, तो आई ए एल ए, आई ए आर ए हो गया, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, जो करंट होता है, तो करंट दोनों में आई ए और आर एल क्या है, सेम है, तो यहाँ पे आई ए लिख दिया, ठीक है। इसको आई ए को मल्टीप्लाई किया अंदर तो क्या होगा, वी एल आई ए प्लस आई ए स्क्वायर आर ए, और आई ए को आई एल भी लिख सकते हैं ना, तो वी एल आई एल प्लस आई स्क्वायर आर ए, ओके। नेक्स्ट, अब यहाँ देखते हैं कि पी एम जो मेजर्ड पावर इक्वल टू बी एल आई एल क्या ट्रू पावर है, तो पी टी लिख सकते हैं इसको, प्लस आई ए स्क्वायर आर ए, ठीक है। ये अपने पास आप क्या आ गया, मेजर्ड पावर आ गई है। अब देखते हैं कि जो एरर का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, पी एम माइनस पी टी, मतलब मेजर्ड पावर माइनस ट्रू पावर। तो हमें जो फाइंड करी थी अभी, तो वो क्या थी हमारे पास, मेजर्ड पावर निकाली थी, मेजर्ड पावर की वैल्यू पुट कर दी इस जगह, तो पी टी प्लस आई ए स्क्वायर आर ए माइनस पी टी, तो पी टी से पी टी कैंसिल हो गया, तो एरर क्या आ गई हमारे पास, आई ए स्क्वायर आर ए, ओके। यहाँ पे देखते हैं कि जो मीटर होता है ना, मतलब हमारे पास जो एरर आई है, जो भी मीटर लोड के पास कनेक्ट होता है उसके कारण एरर आती है। तो हमारे पास लोड के पास पर कनेक्ट क्या है हमारे पास, अमीटर, तो इसमें एरर किसकी वजह से आई है, अमीटर की वजह से आई है। अब हमें निकाल रहे हैं इसका परसेंटेज एरर, तो परसेंटेज एरर कैसे निकालते हैं, पी एम माइनस पी टी अपॉन पी टी, तो पी एम माइनस पी टी कितनी आ गई, आई ए स्क्वायर आर ए अपॉन वी एल आई एल लिख सकते हैं ना, इसको बी एल आई एल लिख दिया। अब यहाँ पे जो आई एल जो है, आई ए दो सेम ही है, तो इससे ये कैंसिल हो गई है, तो ऊपर ये क्या बचा, आई ए एल दोनों सीरीज में है तो ये सेम है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, बी ए अपॉन आई क्या होता है, आर होता है, तो ये क्या है, बी एल अपॉन आई एल क्या हो जाएगा, आर एल हो जाएगा। तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई 100, तो एरर आई है ना परसेंटेज फॉर्म में, वो आई है अपने पास आर ए अपॉन आर एल मल्टीप्लाई 100। अब जो अपने पास जो एरर आई है ना, इस फॉर्मूला से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं वो देखते हैं कि अमीटर इंटरनल रेजिस्टेंस, जो अमीटर का इंटरनल कोई भी अपने पास सर्किट होता है बनाया जो स्टार्टिंग में,
तो अमीटर के अंदर कुछ रेजिस्टेंस जो पहले पुट किया है वो जो फिक्स जो सर्किट बनाते टाइम वो तो कांस्टेंट होगा, उसको वेरी नहीं कर सकते, ठीक है। तो आई ए होगा वो कांस्टेंट है, तो आई ए हटा दिया, हमारे पास वेरिएबल टर्म है आर एल, ठीक है। तो आई ए कांस्टेंट होता है। अगर हमें एरर को कम रखना है, एरर को अगर हमें कम रखना है तो हमारे लोड के रेजिस्टेंस को वेरी करके हम कर सकते हैं, तो लोड के रेजिस्टेंस को वेरी कर सकते हैं। अब कैसे हमारा एरर है ना वो कम होगा, अगर हमारा लोड का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो हमारा रेजिस्टेंस एरर कम नहीं होगी, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो वो सेम चीज़, तो हमारे पास अगर हम ये वाला एमीटर वोल्टमीटर मेथड लगाएंगे तो उस केस में हमेशा रेजिस्टेंस है ना उसकी वैल्यू, मतलब जो लोड का रेजिस्टेंस होगा उसके हाई लोड रेजिस्टेंस पे ही हम इस वाले मेथड को यूज करेंगे। उस केस में इसकी एरर क्या आएगी, लो आएगी। एरर इज ओनली ड्यू टू एमीटर, और इसमें एरर किसकी वजह से आई है, ओनली एमीटर की वजह से, ठीक है। और दिस कनेक्शन इज बेस्ट सुटेबल फॉर हाई लोड रेजिस्टेंस, ये किसके लिए सुटेबल है, हाई लोड रेजिस्टेंस के लिए। लो लोड रेजिस्टेंस की बात होगी वहां पे अपन इस वाले मेथड का यूज नहीं करेंगे। और इसमें अगर लोड का रेजिस्टेंस अगर हाई है तो करंट क्या होगा, लो करंट होगा, ठीक है। ये मेथड हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट हम मेथड देखते हैं सेकंड, कौन सा है, वोल्टमीटर अमीटर मेथड, ठीक है। अब इसको हम देखते हैं कि इसमें लोड के नियर में क्या है, वोल्टमीटर, देन क्या है, अमीटर। तो ये अपना मेथड देख लिया। इसमें क्या है, जो अपने पास आई ए जा रही है ये वाला करंट, ठीक है, इसको दो पार्ट में जा रहा है, एक तो आई एल में और एक आई बी में, ये देख लिया यहाँ पे। और अब देखते हैं इसमें ट्रू पावर क्या है, बी एल आई एल, वो तो अपन को पता ही है। मेजर्ड पावर कैसे लिख सकते हैं, बी एल, इनमें जो ये पावर, इसका वोल्टेज एंड इसका वोल्टेज इक्वल नहीं है, इसमें वोल्टेज लोड का वोल्टेज एंड जो अपने पास यहाँ का वोल्टमीटर का वोल्टेज वो सेम है, तो उसकी जगह बी एल ही आएगा। अब जो अपने पास आई ए है उसके दो पार्ट है, उसको दो जगह लिखेंगे, आई एल प्लस आई वी, ओके, यहाँ पे पुट कर दिया। अब इसमें क्या है, जो वी एल था आगे वाला उसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो वी एल आई एल प्लस बी एल आई वी ऐसे लिख सकते हैं। तो ये क्या है अपने पास पी टी प्लस बी एल आई वी, ये सेम पावर यहाँ आ गई है। अब यहाँ पे क्या है, जो मेजर्ड पावर है इसकी क्या एरर का फॉर्मूला आता है पी एम माइनस पी टी, तो पी एम की वैल्यू आ गई थी यहाँ पे, तो पी टी प्लस आई बी आई एल माइनस पी टी, पी टी से पी टी कैंसिल, तो हमारे पास एरर आई है बी एल डॉट आई वी। आई बी को हम कैसे लिख सकते हैं, बी अपॉन आर बी लिख सकते हैं, तो अपन ने बी अपॉन आर बी लिख दिया, जो अपन मतलब बी एन बी एल क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो वी एल स्क्वायर आर बी इक्वल टू, अब यहाँ पे पावर का फॉर्मूला परसेंटेज फॉर्म में, ये तो अपने पास नॉर्मल फॉर्म में निकल गया, बी एल स्क्वायर अपॉन आर बी। अब इसको परसेंटेज फॉर्म में देखते हैं, तो वी एल स्क्वायर अपॉन आर बी, पी टी का है बी एल आई एल, तो बी एल से बी एल कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ऊपर बी एल बचा और आर बी ये है, तो बी एल अपॉन आई एल को आई एल लिख सकते हैं और ये अपन आर बी हो गया, ठीक है। तो अपन पास ये वाला फॉर्मूला है आर एल अपॉन आर वी मल्टीप्लाई 100 किसका, वोल्टमीटर अमीटर मेथड का। अब इस वाले केस में एक कॉन्क्लूजन जैसे उसमें देखा था कि जो हमारे से आर बी होगा ना, जो वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस वो कांस्टेंट होगा, जो जब वोल्टमीटर को जब बनाते हैं ना उस टाइम ही कांस्टेंट हो जाता है। तो अपन इसमें एरर को कम करने के लिए क्या मेजर मतलब वो वेरी कर सकते हैं आर एल को। अब आर एल क्या है, प्रोपोर्शनल होता है किसके, एरर के। तो इसमें क्या, अगर हमारा लोड रेजिस्टेंस जितना कम है उस वाले में ही हमारे पास एरर कम होगी। तो अगर वोल्टमीटर अमीटर मेथड को कब यूज करते हैं, जब हमारा लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ देखते हैं। सर्किट में वोल्टमीटर रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा, इसमें हमें एरर को कम रखना है तो हमें लोड रेजिस्टेंस को वेरी करके कर सकते हैं। और लोड रेजिस्टेंस को मतलब एरर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर एल, तो अगर आर एल कम है तो हमारे पास एरर ऑटोमेटिकली कम होगी, ठीक है। एंड इसमें सेकेंड पॉइंट है एरर ड्यू टू ओनली वोल्टमीटर, और एरर किसकी वजह से, ओनली वोल्टमीटर की वजह से। दिस कनेक्शन इज बेस्ट सुटेबल फॉर लो लोड रेजिस्टेंस और फॉर हाई लोड करंट। अगर हाई लोड करंट के लिए पूछ लिया डायरेक्ट कि हाई लोड करंट के लिए कौन सा कनेक्शन बेस्ट है, तो हम बात करेंगे वोल्टमीटर अमीटर के लिए। अगर ये दूसरा क्वेश्चन दूसरे टर्म में आ गया, लो लोड रेजिस्टेंस है उसमें कौन सा मेथड यूज करेंगे डीसी पावर को मेजर करने के लिए, तो वोल्टमीटर अमीटर, ठीक है। अगर अपन को बोल दिया हाई लोड रेजिस्टेंस है, हाई लोड, तो हाई लोड के केस में हमारा जाएगा अमीटर वोल्टमीटर मेथड, ठीक है। नाउ क्लियर। अब हम यहाँ देखिए, ये हमारा अमीटर है, ये हमारा वोल्टमीटर है, ठीक है।
तो हमारा जो मीटर होता है उसको दो पार्ट में, उसकी जो फिक्स कॉइल होती है ना उसको दो पार्ट में ब्रेक करते हैं। इधर की साइड ये दो पार्ट में ब्रेक कर लिया, इसको फिक्स कॉइल और करंट कॉइल भी बोलते हैं। इसके जो टर्न्स होते हैं, नंबर ऑफ द टर्न्स ये वाले, ये क्या होते हैं, कम होते हैं इसके। और जो वायर होता है ना वो बहुत थिक वायर यूज करते हैं ऐसे टर्म्स में, ठीक है। जबकि हमारे पास प्रेशर कॉइल, ये प्रेशर कॉइल बोल सकते हैं इसको, या मूविंग कॉइल बोलते हैं, ठीक है। इसके टर्न्स बहुत ज़्यादा होंगे और जो वायर होंगे ना वो बहुत थिन वायर होंगे, ओके। डायरेक्ट क्वेश्चन भी यहाँ पूछ सकते हैं तुम्हें कि जो प्रेशर कॉइल है उसके नंबर ऑफ द टर्न्स कम होते हैं या ज़्यादा होते हैं, तो उसके टर्न्स ज़्यादा होंगे। वायर कैसा होता है, थिन या थिक, तो थिन वायर होता है। ऐसे सेम करंट कॉइल में पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन पुट हो सकता है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन ही हमारे आरआरबी में या एसएससी में बनते हैं, ओके। अब देखते हैं हम इसके कनेक्शन बेस पे। इसमें है इन डायनामीटर टाइप वोल्टमीटर एलसी शॉर्ट सर्किट एरर प्रेजेंट ड्यू टू द पावर लॉस इन प्रेशर कॉइल, so this error remove by compensating coil over the current coil in series with pressure coil। अब इसका मतलब है क्या, ये चीज़ें, ये सारी चीज़ें हम समझेंगे आगे, ये चीज़ एक्सप्लेन की गई है, ठीक है। बट इसका मतलब ये है कि अगर हमारा कनेक्शन, एक तो होता है अगर एमसी को डायरेक्ट कनेक्ट कर देंगे, ठीक है, एक तो कनेक्शन हमारा ये होता है। एक कनेक्शन होता है कि ये यहाँ कनेक्ट ना करके अपन एल को सी से कनेक्ट करेंगे, तो दो मेथड होता है। तो कहना ये चाह रहा है कि अगर हमारा कनेक्शन एल सी है, ये वाला कनेक्शन है, ठीक है, तो अगर ये कनेक्शन है और अगर जो हमारे पास करंट कॉइल है ना उसमें ओवर करंट जा रहा है इस वाले टर्म्स में, तो हमारी ये क्या है, जल सकती है। तो उसको क्या है, कम करने के लिए या पावर को कंपनसेट करने के लिए जो फ्लक्स जनरेट हो रहा है वो ओनली आईसी की वजह से होना चाहिए। बट यहाँ पे जो पावर आ रहा है वो दोनों की वजह से आएगा, आईसीसी प्लस आईपीसी की वजह से। तो आईपीसी को डिस्कनेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, एक कॉइल है वो दूसरी इसके अपोजिट में लगा देंगे जिससे कंपनसेटिंग काम करेगा, ठीक है। प्रेशर कॉइल इन विथ द सीरीज, ओके, ये कहना चाह रहा है। दूसरा टर्म है इन डायनोमीटर टाइप वोल्टमीटर एमसी सर्किट, जो अपन ने बोला डायरेक्ट कनेक्ट करेंगे, शॉर्ट सर्किट कनेक्शन एरर प्रेजेंट ड्यू टू द पावर लॉस इन सीसी। अब इसमें जो एमसी सर्किट में किसकी वजह से पावर लॉस होता है, करंट कॉइल की वजह से, और एलसी में किसकी वजह से होता है पावर लॉस, प्रेशर कॉइल की वजह से, ठीक है। दो टर्म्स तुम्हें याद रखना कि अगर एमसी शॉर्ट सर्किट कनेक्शन है और एमसी शॉर्ट कनेक्शन है तो लॉस किसकी वजह से होता है, करंट कॉइल की वजह से, और अगर एलसी है तो किसकी वजह से होता है, प्रेशर कॉइल की वजह से, ओके। टू प्रोड्यूस इक्वल एरर इन बोथ एलसी एंड एमसी शॉर्ट सर्किट कनेक्शन। तो हमने इसका देखा, एरर देख लिया। एरर का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, जो हमारे पास इसके दोनों फॉर्मूला थे, फर्स्ट आई ए स्क्वायर आर ए और सेकेंड था हमारे पास बी एल स्क्वायर अपॉन आर वी, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, अमीटर, और ये हमारे पास क्या है, वोल्टमीटर। अब इसमें देखते हैं जो अमीटर को कैसे लिख सकते हैं। इसमें दो कॉइल को दो पार्ट में स्प्लिट करा है, यहाँ पे इसको करंट कॉइल या फिक्स कॉइल बोल सकते हैं। और इसके दो पार्ट जो पॉइंट होते हैं ना ये होता है, एक तो मेन पॉइंट बोलते हैं इसको, या लोड साइड पॉइंट बोलते हैं। दूसरा यहाँ पे वोल्टेज को लिख सकते हैं ऐसे, इसको प्रेशर कॉइल या मूविंग कॉइल होती है, इसको बोलते हैं कॉमन पॉइंट या वोल्टमीटर टाइप का लास्ट छोर वाला, ठीक है। अब इसमें कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन बनेंगे कि जो हमारे पास कौन सी ऐसी कॉइल है जिसको दो पार्ट में स्प्लिट कर सकते हैं, वो हमारे पास कौन सी है, अमीटर या करंट कॉइल, या इसको फिक्स कॉइल भी बोलते हैं। इसके टर्न्स कैसे होते हैं, इसके टर्न्स होते हैं बहुत कम, बट इसके वायर जो होते हैं टर्न्स में वो कैसे होते हैं, थिक वायर होते हैं। जबकि हमारा प्रेशर कॉइल होती है उसके टर्न्स कितने होते हैं, बहुत लार्ज टर्न्स होते हैं, बट वायर कैसे होता है, थिन वायर होता है। अब इसको आगे देखते हैं। अगर हमारा कनेक्शन, देखिए इस पॉइंट को यहाँ क्लियर करते हैं। अगर हमारा जो इन द डायनोमीटर टाइप वोल्टमीटर में अगर हमारा एलसी शॉर्ट कनेक्शन है, मतलब ये वाला पॉइंट एल पॉइंट किससे, कॉमन पॉइंट से कनेक्ट है, ऐसे वाला कनेक्टेड है, तो एलसी शॉर्ट कनेक्शन एरर प्रेजेंट ड्यू टू द पावर लॉस। अब इसमें जो पावर होती है ना, इस ऐसे वाले कनेक्शन पावर किसकी वजह से होती है, प्रेशर कॉइल की वजह से। इसमें जो एरर आ रही है ना, जो पावर लॉस, वो किसकी वजह से आ रही है, प्रेशर कॉइल की वजह से। सो दिस एरर रिमूव बाय कंपेंसेटिंग कॉइल। अब इसको रिमूव कैसे करते हैं, बाय यूजिंग कंपनसेटिंग कॉइल। एक कंपनसेटिंग कॉइल लेते हैं, वो उसको किसके ऊपर लगाते हैं, ओवर द करंट कॉइल इन सीरीज विद प्रेशर कॉइल। मतलब इसके जो अपने करंट कॉइल है ना, इसके अपोजिट में ऐसे ऐसे कनेक्ट कर देंगे किसको, प्रेशर कॉइल को, और ये कैसे क्या कंपनसेट हो जाती है, जो हमारे पास यहाँ से जो एरर आ रही है ना पावर कॉइल में, ये वाला रिमूव हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट आएगा हमारे पास एमसी शॉर्ट कनेक्शन। इन डायनोमीटर टाइप वोल्टमीटर एमसी शॉर्ट कनेक्शन एरर प्रेजेंट ड्यू टू द पावर लॉस इन सीसी। तो एमसी में कौन सी वजह, किसकी वजह से पावर लॉस होते हैं, करंट कॉइल की वजह से, और एलसी में किसकी वजह से करंट पावर लॉस होते हैं, मतलब पीसी की वजह से, मतलब
प्रेशर कॉइल की वजह से। दोनों टर्म्स क्लियर रखना, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहा है कि टू प्रोड्यूस इक्वल एरर, हमारे पास हमें एक चीज़ है कि दोनों कनेक्शन लेते हैं LC या MC, तो उनमें जो पावर है, जो लॉसेस हो रहे हैं ना, वो इक्वल हो रहे हैं। तो उस चीज़ को देख रहे हैं कि टू प्रोड्यूस इक्वल एरर इन बोथ LC एंड MC शॉर्ट कनेक्शन द कंडीशन विल बी। अब इसकी कंडीशन क्या होगी? अगर हमारा MC कनेक्शन है तो इसका हो जाएगा हमारे पास RA का स्क्वायर R और ये वाला, ठीक है, इक्वल टू अपन पास LC वाला, LC का होता है BL स्क्वायर अपॉन RV, ठीक है। ये देख लिया। अपन RA है तो मतलब RA के टाइम पे ये सीरीज में था ना लोड के, तो इसको IL स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अपन टर्म को देखेंगे, देखो अपन RA और RV इनको इधर कनेक्ट कर दिया, इन दोनों को इधर मल्टीप्लाई किया RV को, ठीक है। और जो यहाँ पे क्या है BL स्क्वायर है, तो BL स्क्वायर अपॉन IL स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। अपन पास जो B अपॉन I क्या होता है R, ठीक है। तो ये क्या है BL अपॉन RL क्या हो जाएगा RL का स्क्वायर, ठीक है। अगर RL निकालना है तो ये स्क्वायर है उसको इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट में आ गया। तो ऐसे ही हमारे पास लोड, जो लोड का रेजिस्टेंस है ना, वो क्या हो जाएगा प्रेशर रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई किससे, करंट रेजिस्टेंस से, और ये किसके अंडर रूट में है। अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, वो छोटे छोटे क्वेश्चन देखते हैं कि अगर हमें प्रेशर कॉइल का रेजिस्टेंस दे दिया और करंट कॉइल का रेजिस्टेंस दे दिया, हमें पूछा कि लोड का रेजिस्टेंस कितना होगा। उस वाले केस में इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और अंडर रूट कर देंगे उनकी वैल्यू को, जो भी मल्टीप्लाइड हुआ है उनको, तो हमारे पास क्या आ जाएगा लोड का रेजिस्टेंस। अगर हमें लोड का रेजिस्टेंस दे रखा है और प्रेशर कॉइल का दे रखा है, हमें करंट कॉइल का पूछा है, उस वाले केस में क्या है अंडर रूट को हटाने के लिए तो पहले इसको स्क्वायर कर देंगे। अपन को प्रेशर कॉइल का दे रखा है तो इसको नीचे भेज देंगे, करंट कॉइल का निकल जाएगा। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ पे बनेंगे, ओके। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बना है, द प्रेशर कॉइल ऑफ वोल्ट मीटर शुड बी कनेक्टेड ऑन द सप्लाई साइड। अब ये किस में सप्लाई साइड में, मतलब अमीटर वोल्ट मीटर मेथड है, ठीक है। मतलब इसमें क्या है वोल्ट मीटर यहाँ कनेक्ट है, यहाँ फिर अमीटर कनेक्टेड है, फिर ये लोड कनेक्टेड है, ये वाला केस बोल रहा है, ठीक है। कनेक्टेड ऑन द सप्लाई साइड ऑफ द करंट कॉइल व्हेन, तो उस केस में क्या होगा कि जो लोड इम्पीडेंस हाई होगा या लोड इम्पीडेंस लो होगा, कैसा होगा, मतलब अगर एरर को कम करना है तो हमारे पास कैसा कनेक्शन रखेंगे। अगर प्रेशर कॉइल किसकी साइड है, सप्लाई साइड में है, इसका हमारे पास फॉर्मूला क्या है RA अपॉन RL मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू एरर। तो इसमें अगर हमको कम करना है हमारा एरर, तो हमारा ये तो कांस्टेंट होगा, इसको तो हम देखेंगे ही नहीं। तो इसकी जो लोड रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, हाई, तब हमारा क्या होगा, हमारा एरर क्या होगा, रिड्यूस होगा। तो आंसर क्या होगा इसमें, लोड इम्पीडेंस इज हाई, ओके। अब इसमें आंसर क्या हो जाएगा, लोड इम्पीडेंस इज हाई। अगर हमारा क्वेश्चन दूसरा बन सकता, अगर क्वेश्चन यहाँ पे चेंज होता कि प्रेशर कॉइल ऑफ वॉट मीटर शुड बी कनेक्टेड ऑन, ये सप्लाई साइड की जगह लोड साइड होता, ठीक है, लोड साइड वाला केस होता, तो हमारे पास एरर कैसे होती है इस वाले में RL अपॉन RV, तो इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इस वाले केस में लोड के यहाँ पे जो एरर कैसी, मतलब केस में मतलब RL का वैल्यू कैसी होनी चाहिए, लो होनी चाहिए। बट हमारे पास जो प्रेशर को सप्लाई साइड में है तो उसमें क्या है, हाई होगा। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया है 2 बार, तो ये BSNL में भी आया है और BCL में JEN 2015-16 में भी आ रखा है, ठीक है। अब इसका आंसर हम यहाँ देखते हैं, जैसे कि इसमें देखा प्रेशर कॉइल ऑफ वॉट मीटर शुड बी कनेक्टेड ऑन सप्लाई साइड, जैसे कि हमारे पास सप्लाई साइड में कनेक्टेड है एंड करंट कॉइल लोड के सीरीज में है। तो इसमें इसको रिड्यूस करने का फॉर्मूला हमारे पास लास्ट में दे रखा, देखो ये जो अपने पास बना BA अपॉन BL, मतलब अपने पास क्या था फॉर्मूला में आ रहा था RA अपॉन RL इंटू 100 इक्वल टू एरर। तो हमारे पास एरर को कम करना है तो ये वाली वैल्यू हाई होगी, ओके। अब हमारा DC कंप्लीट हो चुका है। अब देखते हैं कि सिंगल फेस AC पावर मेजरमेंट, सिंगल फेस का क्या है AC पावर मेजरमेंट, इस वाले उसमें देखेंगे। तो फर्स्ट देखते हैं कि AC पावर मेजर में पावर जो कौन सा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे, इसमें कौन सा इलेक्ट्रोडायनोमीटर टाइप का ही। अब मेरे पास वो अमीटर मेजर कर रहे हैं तब भी इलेक्ट्रोडायनोमीटर ले रहे हैं, मतलब करंट को मेजर करने के लिए, वोल्टेज को भी डायनोमीटर से कनेक्ट कर मतलब मेजर कर सकते हैं, और वोल्ट मीटर को भी इलेक्ट्रोडायनोमीटर वाले इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकते हैं। अब इसमें देखेंगे कि इसका पहले कनेक्शन कैसा है, कॉइल कैसे कनेक्ट करिए, पॉइंटर कैसे कनेक्ट करा, वो सब इसमें देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं कि ये एक सिंगल फेज की AC सप्लाई कनेक्ट करिए, ये हमारे पास एक करंट कॉइल है, ये दोनों उसके दो पार्ट में ये स्प्लिट कर रखी है, कौन सी करंट कॉइल, ठीक है। और करंट कॉइल के सीरीज में क्या है, लोड है, और यहाँ से मेन पॉइंट से क्या कनेक्ट कर दिया हमने, प्रेशर कॉइल, ठीक है। और प्रेशर कॉइल में क्या है, अपन पास यहाँ से कनेक्ट करा है एक पॉइंटर। अब इसमें देखते हैं कि डिफ्लेक्शन कैसे होता है।
ठीक है। तो हमारे पास जो करंट कॉइल होती है ना, प्रेशर फिक्स कॉइल बोलते हैं उसको, करंट कॉइल को, वो कैसी होती है? हाईली इंडक्टिव। अगर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे कि करंट कॉइल या फिक्स कॉइल कैसी होती, किस नेचर में होती है, वो हाईली इंडक्टिव नेचर की होती है। अगर हमें दूसरा क्वेश्चन बोले मूविंग कॉइल या प्रेशर कॉइल, वो कैसी टाइप की होती है? हाईली रेजिस्टिव। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ देखिए कि बीटी जो अपन पास वोल्टेज है ना, वो उसको कैसे लिख सकते हैं? BM sin ओमेगा टी। IT क्या है? मतलब IT जो आई होता है ना, कुछ मतलब अगर रजिस्टिव मतलब इंडक्टिव है तो कुछ लैग करेगा उसका करंट, मतलब किससे? वोल्टेज से, ऐसे कुछ लैग करेगा करंट। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? IT इक्वल टू IM sin ओमेगा टी माइनस 5 एंगल से वो लैग कर रहा है। इसको अगर हम लिख रहे हैं किसके? एवरेज फॉर्म में, तो BRMS डॉट IRMS डॉट BRMS कॉस 5 खाई, मतलब दोनों के बीच का एंगल कितना बन रहा है। ठीक है, इसको हम ये भी लिख सकते हैं, प्रेशर कॉइल का वोल्टेज को मल्टीप्लाई करा करंट कॉइल, मतलब करंट कॉइल का करंट से, कॉस एंगल किसके बीच बन रहा है? दोनों के बीच में एंगल। ठीक है, हमारा एजप्शन होता है जब हम ये EDM को लेते हैं, कोई भी इंस्ट्रूमेंट को लेते हैं, कि अब यहाँ पे क्या ले रहे हैं हम, कि इसमें जो हाईली इंडक्टिव है ना, कौन? करंट कॉइल, तो इसके अंदर रेजिस्टेंस नहीं होगा, और ये प्रेशर कॉइल में कोई भी इंडक्टेंस नहीं है। ये हमारा आइडियल केस है, एक अजप्शन है। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो कोई लॉसेस नहीं है, तो मतलब इसका रेजिस्टेंस जो BL का BP का जो आएगा ना, BH का प्रेशर कॉइल का, उसका वोल्टेज किसके वोल्टेज के बराबर होगा? VL के। ठीक है, लोड वोल्टेज के इक्वल होगा। अजप्शन, वोल्टेज ड्रॉप इन करंट कॉइल नेग्लेक्टेड, प्रेशर कॉइल इज प्योरली रेजिस्टिव। ये हमारे पास आइडियल केस है। अब इसको कैसे लिख सकते हैं? फिक्स कॉइल का करंट माइनस डॉट मूविंग कॉइल कॉस 5 DM अपॉन डी थीटा। ये किसका है? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का फॉर्मूला है। ठीक है, अब हमारे पास ICC लिख सकते हैं, फिक्स कॉइल वही है, और IMC मतलब प्रेशर कॉइल को B अपॉन RPC कॉस 5, मतलब B अपॉन R, तो B अपॉन R क्या है यहाँ पे? RPC। ठीक है, कॉस 5 DM अपॉन डी थीटा, ये लिख लिया। इस वाली वैल्यू को BI कॉस 5 को P लिख सकते हैं, P एवरेज, और P एवरेज अपॉन RP DM डी थीटा। अब इसको हम स्टेडी स्टेट कंडीशन में कैसे लिखते हैं? स्टेडी स्टेट कंडीशन में होता है अपने पास TC, मतलब कंट्रोलिंग टॉर्क इक्वल टू डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, इन दोनों को इक्वल कर दिया। तो हम ये चीज़ देख रहे हैं कि हमारा जो एवरेज पावर है, उसकी वजह से हमारे पास जो हमारी जो पॉइंटर है उसमें क्या आएगा? डिफ्लेक्शन आएगा। ओके, ये चीज़ यहाँ तक समझो। अब नेक्स्ट देखते हैं, EDM इसे वोल्ट मीटर मेजर क्या करता है? EDM नॉर्मली एवरेज पावर को मेजर करता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला अपन ने देख लिया, BPCI डॉट IPC कॉस 5, मतलब BI कॉस 5 जो अपने पास एंगल होता है, और कॉस 5 का एंगल किन दोनों के बीच में? ये BPC और ICC में जो एंगल बनेगा ना, वो ही अपने पास 5 एंगल है। ठीक है, अगर हमारे जो इसमें है ये EDM में अगर कोई हार्मोनिक सिग्नल आ रहा है, तो उस केस में हम पावर को कैसे रख सकते हैं? समेशन I का वैल्यू कोई भी मतलब हो सकता है, इनको सबमिट कर रहे हैं, मतलब कोई भी मतलब वैल्यू हो सकती है, BMI अपॉन अंडर रूट में 2 IMI अंडर रूट में 2 कॉस 5 कोई भी एंगल है किसका? जो लोड का एंगल। ठीक है, और ये है हमारे पास इम्पीडेंस एंगल, तो 5I माइनस बीटा I। ओके, ये हमारा मतलब इसका एक फॉर्मूला है। अब आगे देखते हैं हम कि फॉलोइंग टाइप ऑफ एरर व्हेन वी यूज EDM। अगर हमारे इलेक्ट्रोडायनोमीटर टाइप का इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं ना, किसको मेजर करने के लिए? पावर को मेजर करने के लिए, तो उसके अंदर कुछ एरर आ रही है, कुछ कनेक्शन की वजह से एरर आ रही है। वो कौन कौन सी एरर है वो सब यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, अब इसमें देख फर्स्ट एरर आ रही है, एरर ड्यू टू द कनेक्शन ऑफ वॉट मीटर। वॉट मीटर के कनेक्शन की वजह से कुछ एरर आ रही है। तो अपने पास कनेक्शन कितने टाइप के हैं? MC कनेक्शन और LC कनेक्शन, दो टाइप के। MC कनेक्शन को देखते हैं कि इसमें एक करंट कॉइल ले रही, प्रेशर कॉइल ले रही, इसका जो मेन पॉइंट है उसको करंट कॉइल से कनेक्ट मतलब कॉमन पॉइंट से कनेक्ट कर दिया, और यहाँ पे PC जो प्रेशर कॉइल है ना, उसके सीरीज में क्या है? एक मतलब प्रेशर कॉइल का रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो ये हाईली रेजिस्टिव है, ये हाईली इंडक्टिव है। ठीक है, तो आइडियल केस में जो अगर PT मतलब ट्रू पावर देख रहे हैं तो BL IL cos 5 है। ठीक है, ये वाला आइडियल केस में क्या होता है? PM किसके इक्वल होता है? PT के इक्वल होता है, मतलब PM इक्वल टू PT इक्वल टू VL IL cos 5। बट प्रैक्टिकल में ऐसा कुछ नहीं होता। प्रैक्टिकल के अंदर क्या होता है कि जो ये अपने पास करंट कॉइल है ना, ये वाली, इसमें कोई स्मॉल वैल्यू का क्या होगा? रेजिस्टेंस होगा। तो इसको कैसे लिखेंगे? इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते उस केस में। तो BP कैसे लिखेंगे? इसके अक्रॉस वोल्टेज BP इक्वल टू VL, जो यहाँ का इनका वोल्टेज है, इसका लोड का वोल्टेज, प्लस ICC RC मतलब इनका वोल्टेज। ठीक है, इसको ऐसे लिख लिया।
तो अगर हमको मेजर्ड पावर निकालनी है तो वोल्टेज मल्टीप्लाई करंट ICC और कॉस फाई जो भी एंगल होगा, ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करा अंदर तो क्या होगा BL ICC कॉस फाई, तो इसको PT लिख सकते हैं। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ICC का स्क्वायर RC कॉस फाई, ये हो गया। तो इनमें से PM माइनस जो मेजर्ड पावर है उनमें से ट्रू पावर जाएगी तो क्या बचेगी, वो क्या हो, उसको क्या लिख सकते हैं, ट्रू, मतलब एरर लिख सकते हैं। तो एरर क्या है यहाँ पे, ICC का स्क्वायर डॉट RC डॉट कॉस फाई, ये है अपने पास एरर किसमें, MC कनेक्शन के अंदर। अब इस वाले केस में हम किसके सिमिलर है ये वाला केस, अमीटर वोल्टमीटर मेथड के समान। इसमें इस वाले केस को कब यूज़ करेंगे, जब हमारे पास हाईली रजिस्टिव लोड हो, रोज कैसा हाईली रजिस्टिव लोड हो, हाई वैल्यू का लोड हो और उसमें स्मॉल करंट है, तो हम कौन सा कनेक्शन यूज़ करेंगे, MC कनेक्शन। अब हमारे पास सेकंड एरर है हमारे पास जो वोल्टमीटर की, एरर ड्यू टू द प्रेशर कॉइल करंट, प्रेशर कॉइल में जो करंट आ रही है ना उसकी वजह से एरर क्या आ रही है। अब ये कौन से में आ रहे हैं, देखो ये हम देखते हैं यहाँ पे कौन सा कनेक्शन है, ये LC कनेक्शन, ठीक है। LC कनेक्शन में क्या हो रहा है कि हमारे पास ये जो अपन करंट कॉइल है ना, करंट कॉइल में दो सप्लाई जा रही है, एक तो ICC की जा रही है और एक इधर कौन सा जा रहा है, प्रेशर कॉइल की IPC, दो करंट जा रही है। तो पहले अभी तक हमारे पास जो करंट जाता था वो किसका जाता था, ओनली ICC का, बट अब इसमें एक्स्ट्रा किसका करंट जा रहा है, IPC का, इस वाली इसमें। तो जब हमारे पास हमारी करंट कॉइल में एक्स्ट्रा करंट जा रहा है किसका, IPC का, तो हमारी करंट कॉइल मतलब जलेगी। तो उसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं, इसके अपोजिट में एक कॉइल कनेक्ट करते हैं, कौन किसके, और वो कॉइल किसके बराबर होती है, IPC के बराबर, जिससे कि जो फ्लक्स जनरेट करता है IPC का वो नेग्लेक्ट हो जाएगा और हमारी करंट कॉइल है वो सेफ कंडीशन में रहेगी, ठीक है। अब ये देख लिया हम, अब यहाँ पे देखते हैं हम फॉर्मूला डेरिवेशन पे, P एवरेज इक्वल टू प्रेशर कॉइल का वोल्टेज डॉट ICC मतलब करंट कॉइल मतलब का करंट कॉस, इन दोनों के बीच में एंगल आ गया, ठीक है। अब ICC को हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे ये वाले को कैसे लिख सकते हैं, IL प्लस IPC, IL और ICC लिख सकते हैं इसको, ठीक है, कॉस फाई। अब इसको मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, BL IL कॉस फाई, ये होती है PT, और इसको अंदर जाएगा तो IPC को कैसे लिख सकते हैं हम, BPC अपॉन RPC, तो ये क्या हो जाएगा अंदर मल्टीप्लाई होके, BPC स्क्वायर अपॉन RPC डॉट कॉस फाई, ठीक है। तो इस वाले केस में हमारे पास जो एरर आई है वो क्या आई है, BPC स्क्वायर अपॉन RPC डॉट कॉस फाई, बट हमारे पास जो उससे पहले आई थी वो कौन सी आई थी, ICC स्क्वायर RC कॉस फाई, ठीक है। दोनों एरर देख ली। इस वाले केस में क्या लोड का रेजिस्टेंस क्या होगा, हाई होगा, तो हमारे पास एरर क्या होगी, कम होगी, ठीक है। और इस वाले केस में क्या होगा कि लोड रेजिस्टेंस कहाँ, इस वाले मेथड को LC कनेक्शन को कहाँ यूज़ करते हैं, जहाँ पे हमारे पास लोड का जो रेजिस्टेंस है ना वो कम दिया रखा हो, या हमारा सेकंड क्वेश्चन पूछे कि हमारा लोड का जो करंट है ना वो हाई वैल्यू में है, तो हम कौन सा कनेक्शन यूज करेंगे, LC कनेक्शन, ओके। ये हमारा LC कनेक्शन, तो PM माइनस PT क्या है, एरर, तो इसको लिख सकते हैं BPC स्क्वायर अपॉन RPC कॉस फाई। सिमिलरली ये किसके सेम है, ये वाला कनेक्शन वोल्टमीटर अमीटर मेथड के समान होता है। इसमें क्या है, लोड का जो करंट रेजिस्टेंस होता है ना वो लो होगा, तो लोड का रेजिस्टेंस करंट क्या होगा, हाई होगा। इसमें जो करंट कॉइल है उसको कैसे लिखते हैं, IL प्लस IPC, इसमें ये इस तरीके से अपन देख रहे हैं, IPC इक्वल टू BPC अपॉन R, मतलब I इक्वल टू B अपॉन R लिख लिया। हमारे पास जो नॉर्मली आइडियली केस में क्या होता है कि जो फ्लक्स होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, करंट के, कौन से, करंट कॉइल के, ठीक है, ये आइडियली है। इन प्रैक्टिकल केस में क्या होता है कि इसमें दो करंट जा रहे हैं, कौन सा, IL प्लस IPC वाला जा रहा है, तो हमारे जो करंट कॉइल के जो फ्लक्स आएगा ना उसके एक्स्ट्रा भी इसमें फ्लक्स ऐड होगा, उस फ्लक्स की वजह से उस कॉइल के अंदर में एक अलग से ज़्यादा फ्लक्स की वजह से वो क्या बर्न करेगी, तो उसमें क्या एक अपोजिट में हमने एक कंपनसेटिंग कॉइल लगा दी है, ठीक है। कंपनसेटिंग कॉइल क्या किसको नेगलेक्ट करेगी, हमारी प्रेशर कॉइल का जो रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है ना हमारे प्रैक्टिकल केस में उसको वो हटा देगी, हमारा नेट रेजिस्टेंस वो कितना बचेगा, IL रेजिस्टेंस के बराबर, जो हमारा एक रेजिस्टेंस था। ये केस है हमारे पास सेकंड कंडीशन कि कौन सा एरर है, ये वाली हमारी जिसका नाम है एरर ड्यू टू द प्रेशर कॉइल, प्रेशर कॉइल की एरर की वजह से, मतलब इसकी वजह से आई है LC कनेक्शन, प्रेशर एरर ड्यू टू द प्रेशर कॉइल, करंट कॉइल के ऊपर प्रेशर कॉइल लगाने की वजह से, ठीक है, ये देख लिया। अब हमारा थर्ड है एरर ड्यू टू प्रेशर कॉइल इंडक्टेंस। हमारी जो प्रेशर कॉइल होती है ना, हमारी जो प्रेशर कॉइल है ये वाली, ठीक है, इसमें ये हाईली रेजिस्टिव होता है, इसमें इंडक्टेंस नहीं होता, ठीक है। जैसे कि हमारे पास करंट कॉइल हाईली
रेजिस्टिव होती, मतलब इंडक्टिव होती है। ऐसे ये क्या होता है हमारा पास हाईली रेजिस्टिव। बट हमारे प्रैक्टिकल केस में कुछ ना कुछ तो इसमें इंडक्टेंस होगा। अब उस इंडक्टेंस की वजह से कुछ एरर आएगी, अब वो क्या होगी वो सब देखते हैं यहाँ पे। तो एमसी कनेक्शन आइडियली हाईली रेजिस्टिव या प्रेशर कॉइल हाईली रेजिस्टिव होती है। अब नॉर्मली क्या होता है कि जो हमारे पास फ्लक्स जनरेट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ट्रू पावर के इक्वल टू BL IL cos फाई लिख सकते हैं। इन केस ऑफ लैगिंग, मतलब जो इंडक्टिव है, मतलब लोड हमारा तो कैसा लैगिंग टाइप का है, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं Z इक्वल टू P प्लस JXP लिख सकते हैं इसको। तो इसका हमारे पास क्या बना है, ये ट्रायंगुलर मेथड में निकालेंगे तो ये अपन आधार हमारे पास है रेजिस्टेंस ऑफ प्रेशर कॉइल, ये हमारे पास क्या बोलते हैं जो अपन पास इसका XPC जो भी इंडक्टेंस निकाला इसका किसका रेजिस्टेंस प्रेशर कॉइल का, और ये हमारे पास इम्पीडेंस आ गया। अब इसमें इम्पीडेंस एंगल निकालेंगे तो tan बीटा, ये एंगल है बीटा, तो tan बीटा, बीटा क्या होता है लंब इक्वल टू आधार, तो लंब कितना है इसमें XP अपॉन RP हो गया, ठीक है। अब इसको हम tan बीटा इक्वल टू XP अपॉन RP लिख सकते हैं। कॉस को कैसे लिख सकते हैं, बेस अपॉन ये परपेंडिकुलर, इसमें Z हो जाएगा ZP, तो RP अपॉन ZP हो गया। तो अगर ZP की वैल्यू निकालनी है हमन को ZP, तो ये इधर चला जाएगा, कॉस थीटा नीचे आ जाएगा, तो ये वैल्यू ZP इक्वल टू कैसे लिख सकते हैं RP अपॉन कॉस बीटा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास टॉर्क का फॉर्मूला होता है IPC, मतलब प्रेशर कॉइल का करंट डॉट करंट कॉइल का करंट कॉस दोनों के बीच में एंगल कितना है, और DM अपॉन D थीटा, ठीक है। तो अपन पास प्रेशर कॉइल का जो करंट है ना उसकी जगह B अपॉन Z लिख सकते, ZP लिख सकते हैं। प्रेशर कॉइल का इम्पीडेंस कॉस एंगल दोनों के बीच में IPC और ICC के बीच में एंगल DM अपॉन D थीटा, ठीक है। अब यहाँ देख रहे हैं कि जो ZP है, ZP की जगह अपन क्या लिख सकते हैं RP कॉस, मतलब क्या RP अपन कॉस बीटा, ठीक है। तो वो यहाँ पुट कर दिया ZP की वैल्यू RP, और जो कॉस नीचे था वो ऊपर चल जाएगा तो कॉस बीटा हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे एंगल देखते हैं किसमें ICC और IPC के बीच में, ठीक है। ये लैगिंग है, तो हमारे पास अपन ने बेस लिया, हमारे पास एक प्रेशर कॉइल का वोल्टेज, उससे कुछ लैग कर रहा है हमारे पास ICC करंट, ठीक है। हम देख रहे हैं कि हमारे पास एक प्रेशर कॉइल है, तो प्रेशर कॉइल में क्या है इंडक्टिव, स्मॉल इंडक्टेंस है, इंडक्टेंस, उसकी वजह से हमारा जो IPC है वो लैग करेगा। कितने एंगल से लैग कर रहा है, बीटा एंगल से, और ये हमारे पास करंट कॉइल कितने एंगल से लैग कर रही थी, फाई एंगल से। तो IPC ये वाली है और ICC ये है, इनके बीच में एंगल कितना बचा, फाई माइनस बीटा। तो इनके एंगल क्या लिख दिया अपने, कॉस IL डॉट BL अपॉन RP डॉट कॉस बीटा डॉट कॉस, इनके बीच में एंगल था फाई माइनस बीटा निकल गया, ठीक है। DM अपॉन D थीटा। इसमें देख रहे हैं कि जो हमारा टॉर्क है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द P एवरेज, जो मेजर्ड पावर है ना उसके, और यहाँ देख रहे हैं कि डिफ्लेक्शन आ रहा है, वो मेजर्ड पावर में जो भी पावर आ रही है ना उसके अकॉर्डिंग डिफ्लेक्शन आ रहा है। अब देखते हैं कि हम यहाँ पे करेक्शन फैक्टर क्या होता है। करेक्शन फैक्टर होता है ट्रू पावर अपॉन मेजर्ड पावर। ट्रू पावर क्या होती है, BL IL cos फाई, ये होती है। मेजर्ड पावर अभी निकाल ली अपन ने, ये सब पूरी यहाँ पे BL IL cos बीटा cos फाई माइनस बीटा, तो BL IL cos बीटा डॉट cos फाई माइनस बीटा, ये लिख दिया। BL से BL कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा, cos फाई अपॉन cos बीटा डॉट cos फाई माइनस बीटा, ठीक है। लैगिंग के केस में क्या होता है, हमेशा हमारा जो मेजर्ड पावर होती है वो क्या होती है, ग्रेटर देन टू, मतलब ये ग्रेटर देन टू द PT, मतलब जो हमारे ट्रू पावर से, तो ये कैसी होगी, पॉजिटिव होगी यहाँ पे। और इसको हमारे पास क्या, ये हमारे पास क्या निकाल दिया, करेक्शन फैक्टर। तो एरर को कैसे निकालते हैं, PM माइनस PT अपॉन PT, तो ये मतलब इनको दोनों को अलग अलग पार्ट में जाएगा, तो PM अपॉन PT बच जाएगा -1 मल्टीप्लिकेशन 100। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इस वाले पार्ट को 1 अपॉन CF, मतलब करेक्शन फैक्टर -1। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एरर क्या आ जाएगी, प्लस माइनस, प्लस वैल्यू किसकी होती है, लैगिंग के लिए, माइनस होती है हमारे पास लीडिंग के लिए। तो प्लस माइनस tan फाई, फाई अपन पास जो अपने पास लोड वाला एंगल, और ये हमारे पास इम्पीडेंस एंगल, तो tan फाई डॉट tan बीटा मल्टीप्लाई 100, ये हमारे पास एरर का फॉर्मूला आ गया। ये हमारा करेक्शन फैक्टर का फॉर्मूला आ गया, ये वाला, ठीक है। यहाँ तक देख लिया। अब हम देखेंगे कि अब देखिए ये हमारे पास cos फाई है ना, ये क्या है, इसकी वैल्यू जो लोड है, लो पावर फैक्टर का लोड, मतलब उसका पावर, ये पावर फैक्टर लो है तो cos फाई लो होगा, तो फाई एंगल ज़्यादा होगा। मतलब अपन पता है कि कॉस की वैल्यू अगर 0 है तो 1 हो रहा है, तो मतलब इस 1 पे, मतलब हाईएस्ट वैल्यू पावर फैक्टर पे एंगल कम है। अगर लो पावर फैक्टर है, अगर ये इसकी वैल्यू क्या है, लो, मतलब 0 है, तो ये क्या होगा 90। तो लो पावर फैक्टर पे क्या है, ये लो है, तो फाई क्या होगा ज़्यादा, tan फाई कितना होगा,
फाई ज़्यादा, तो इसमें ये मल्टीप्लिकेशन में सेम प्रोपोर्शनल है, तो एरर क्या होगी, हाई। ठीक है, इस वाले केस में सेम फॉर्मूला हम देखते हैं कि इसमें करेक्शन फैक्टर PT अपॉन PM, ये लीडिंग वाले केस में है। ठीक है, लीडिंग वाले केस में क्या है, BL इक्वल टू BPC, और जो अपन पास बीटा था ना वो इधर ऊपर जाएगा। ठीक है, इन दोनों के बीच का एंगल, और ये फाई ये रहा और ये बीटा ये रहा, तो टोटल एंगल कितना हो जाएगा, 5 प्लस बीटा। जो प्लस माइनस था ना, 5 माइनस बीटा था ना, वो उसकी जगह क्या हो जाएगा, 5 प्लस बीटा। ठीक है, एरर हो जाएगी प्लस की जगह माइनस, माइनस 10 5.10 बीटा इंटू 100। ठीक है, इस वाले केस में मेजर्ड पावर ग्रेटर देन PT, और ये होगा। और इसमें एक चीज़ रेमेडी क्या है, इसकी रेमेडी है कि अगर हमारे पास इस पावर को अगर कम करना है, अगर हमारे पास लोड पावर फैक्टर का कम है और उसके टाइम पे हमारे पास एरर नहीं आए, एरर हाई एरर नहीं आया, तो उसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। हाई एरर ना आने का उसको रिड्यूस करने का रहता है कि जो हमारे पास इंडक्टेंस आ रहा है ना प्रेशर कॉइल में, इस इंडक्टेंस को हटाना। और इसको कैसे हटा सकते हैं, कैपेसिटेंस से, क्योंकि कैपेसिटेंस हमेशा इंडक्टेंस को अपोज करता है। मतलब अगर कैपेसिटेंस लगा देंगे तो हम इंडक्टेंस नेग्लेक्ट हो जाएगा। तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस था ना RP प्रेशर कॉइल में, उसके पैरेलल में हमने एक कैपेसिटर लगा दिया, किस वैल्यू का, LPC अपॉन R² का, जिससे कि हमारा जो इंडक्टेंस इफेक्ट था ना हमारे इसमें कॉइल में, ये हट जाएगा और हमारे जो ये एरर है ना वो नॉर्मल एरर आएगी, मतलब वैल्यू कम आएगी। ओके, तो अगर हमारा कोई भी क्वेश्चन आए लो पावर फैक्टर का, तो उसमें यही है कि हमारा जो प्रेशर कॉइल है वो रेस्पॉन्सिबल होती है लो पावर फैक्टर के, और उसके सीरीज में एक कनेक्शन, मतलब एक कैपेसिटर लगा देते हैं, एक सीरीज में कनेक्शन, मतलब कंपेंसेटिंग कॉइल लगाएंगे, जिसकी वजह से हमारा ये लो पावर फैक्टर वाला जो एरर है ना वो रिड्यूस हो जाएगी। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं हम, इसके कुछ क्वेश्चन है जो देखते हैं। इन डायनोमीटर टाइप वॉटमीटर विच ऑफ द कॉइल स्प्लिट अप इनटू 2 पार्ट में, डायनोमीटर में ऐसी कौन सी कॉइल है जिसको 2 पार्ट में डिवाइड कर, मतलब स्प्लिट करते हैं हम, तो कौन सी कॉइल है, प्रेशर कॉइल, करंट कॉइल, या बोथ प्रेशर या करंट, बताओ इसका आंसर क्या है। तो इसका हमने इस चीज को डिस्कस करा, इसका है करंट कॉइल। ओके, सेकेंड हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट इज यूज इन द वॉटमीटर, वॉटमीटर में कौन सा वाला इफेक्ट यूज होता है, केमिकल इफेक्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोडायनेमिक इफेक्ट, या थर्मल इफेक्ट। ये हमारा RRB JEE का 2019 में आया है, तो ये हमने डायरेक्ट डिस्कस करा कि जो EDM का इलेक्ट्रोडायनेमिक यूज कर रहे हैं ना वॉटमीटर को मेजर करने के लिए, तो इसमें प्रिंसिपल कौन सा इफेक्ट यूज हो रहा है, इलेक्ट्रोडायनेमिक इफेक्ट। ओके, थर्ड क्वेश्चन है हमारा, इन फिक्स कॉइल डायमीटर वॉटमीटर इज यूज, जो फिक्स कॉइल होती है ना डायनोमीटर में, वो कौन सी होती है, करंट कॉइल होती है, या पावर कॉइल होती है, प्रेशर कॉइल होती है, डायनेमिक कॉइल होती है। और ये क्वेश्चन आया हुआ है हमारे 2019 RRB JEE। तो अब इसका क्लियर बताओ, अपने पास CC होती है, उसको क्या बोलते हैं, FC, मतलब फिक्स कॉइल। तो ये क्या है हमारे पास, करंट कॉइल, तो ये क्या है, A, करंट कॉइल। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन इलेक्ट्रोडायनोमीटर टाइप वॉटमीटर हाई नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन, अपन को एक चीज़ बताओ, जो अपन ने शुरू में जब चैप्टर स्टार्ट करा था उसमें देखा कि करंट कॉइल होती है वो कैसे बिहेव करती है, हाईली इंडक्टिव, और प्रेशर कॉइल कैसे बिहेव करती है, हाईली रेजिस्टिव। बट इसमें क्या है, ये आइडियल केस है, बट इन प्रैक्टिकल केस इसके अंदर एक स्मॉल वैल्यू का रेजिस्टेंस होगा, इसके अंदर स्मॉल वैल्यू का इंडक्टेंस होगा। तो ये क्या बोलना चाह रहा है, हाई नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस, मतलब इसमें इंडक्टेंस नहीं है, क्या हाई रेजिस्टेंस है। कौन सी में हाई रेजिस्टेंस होता है, प्रेशर कॉइल में। तो क्या होता है, पैरेलल विथ फिक्स कॉइल, नो, पैरेलल विथ मूविंग कॉइल, नो, सीरीज विथ मूविंग कॉइल, मतलब जो अपन पास जो प्रेशर कॉइल को मूविंग कॉइल बोलते हैं, उसके सीरीज में तो एक रेजिस्टेंस निकाला होता था अपना RP, उसको ही यहाँ पे बोल रहे हैं। तो ये क्या है, सीरीज विथ मूविंग कॉइल। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डायनोमीटर टाइप वॉटमीटर रेस्पॉन्ड टू द, किसको रेस्पॉन्ड करता है ये, एवरेज वैल्यू ऑफ एक्टिव पावर, एवरेज वैल्यू ऑफ रिएक्टिव पावर, पीक वैल्यू ऑफ एक्टिव, या पीक वैल्यू ऑफ रिएक्टिव। तो क्वेश्चन में हम देखा है कि ये किसको करता है, रिएक्ट एवरेज पावर ऑफ एक्टिव पावर को। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेबोरेटरी वॉटमीटर, लेबोरेटरी में कौन सा टाइप का वॉटमीटर को यूज करते हैं, इंडक्शन टाइप को, मूविंग आयरन टाइप को, इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रोडायनेमिक। ये कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 4, मतलब इसका लेबोरेटरी वाले का आंसर आएगा D, इलेक्ट्रोडायनेमिक टाइप को वो सबसे ज़्यादा यूज में लेते हैं लेबोरेटरीज में। ठीक है, आ रहे हैं अब हमारा चैप्टर का जो अपन पास देख लिया, इसमें हम तक देख रहे हैं DC पावर को देख लिया, सिंगल फेस AC पावर मेजरमेंट देख लिया। अब है हमारे पास लास्ट 3 फेस पावर यूजिंग 2 वॉटमीटर मेथड। ठीक है, इसमें ये काफ़ी, इस वाले चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये वाला, क्योंकि इसमें बहुत क्वेश्चन बनेंगे छोटे छोटे जो हम आगे भी देखेंगे। ठीक है,
अब देखते हैं कि इसमें कौन सा ब्लंडन थ्योरम, तो 3 फेज यूजिंग 2 वॉट मीटर मेथड में कौन सी थ्योरम यूज होती है, वो है ब्लंडन थ्योरम। अब इसमें ये क्या है ब्लंडन थ्योरम, इन ए एन फेज सिस्टम, अगर हमारा कोई भी सिस्टम जो एन फेज का है, मतलब एन नंबर ऑफ द फेज क्या है, एन है, विथ न्यूट्रल अवेलेबल, अगर उसमें क्या है कि एन फेज है, जैसे ये कितने फेज, सारे फेज है, और इसमें एक साथ में एक न्यूट्रल पॉइंट भी है, अगर उसमें न्यूट्रल है विद द न्यूट्रल अवेलेबल द नंबर ऑफ द वॉट मीटर, तो कितने वॉट मीटर यूज करेंगे, मतलब पावर को कितने वॉट मीटर यूज करेंगे, कितने, इक्वल टू द एन, जितने नंबर फेस है उतने ही अपने पास वॉट मीटर को यूज करेंगे अगर न्यूट्रल है तो। अगर न्यूट्रल नहीं है, इन ए एन फेज सिस्टम विथ न्यूट्रल नॉट अवेलेबल, अगर न्यूट्रल नहीं है तो नंबर ऑफ वॉट मीटर क्या हो गए, n-1। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाले क्वेश्चन छोटे, ठीक है। और हमारे पास क्या होता है लास्ट, टोटल पावर कंज्यूम वाई लोड कैन बी फाउंड आउट वाई सम ऑफ वॉट मीटर, अगर हमारे पास मतलब ये सारे बेसिस में अलग अलग वॉट मीटर लगे और इसमें पूछा है कि इसकी टोटल पावर कितनी है, एक्टिव पावर मतलब जो रियल पावर है वो कितनी है, तो जितने भी इसमें पावर निकलेंगे ना, जो एक्टिव पावर, उनको सबको ऐड करके हम क्या निकाल सकते हैं, टोटल पावर को। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं, जैसे ये वाले एग्जाम यहाँ पे देखते हैं, देखो दिस थ्योरम इज एप्लीकेबल फॉर बोथ बैलेंस एंड अनबैलेंस लोड के लिए। तो एक कंडीशन तो यहाँ पे जो डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा तो ये बनेगा कि ब्लंडन थ्योरम किसके लिए एप्लीकेबल है, कौन कौन किस पे एप्लीकेबल हो सकती है, तो ये एप्लीकेबल है बोथ बैलेंस एंड अनबैलेंस लोड पे, ठीक है। अब यहाँ पे देख ले सिंगल फेस है, बट यहाँ पे क्या है न्यूट्रल, सिंगल फेस तो अपने पास एन फेस होता है, तो सिंगल फेस है तो कितने वॉट मीटर होगा, एक, और वॉट मीटर कैसे होता है, एक करंट कॉइल और उसके यहाँ पे क्या लगाते हैं, प्रेशर कॉइल, ये क्या होता है हमारा वॉट मीटर, ठीक है। अब दूसरा है हमारे पास 3 फेज और 3 वायर, मतलब इसमें न्यूट्रल नहीं है, अगर न्यूट्रल नहीं है तो कितने वॉट मीटर लगाते हैं, n-1, एन कितना फेज कितना है 3, 3 - 1 कितना है 2 वॉट मीटर, 1 2, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं 3 फेज 4 वायर, मतलब अब ये इसमें क्या है न्यूट्रल अवेलेबल है, इस वाले केस में क्या है न्यूट्रल, देख R-Y-V एंड न्यूट्रल, इस वाले केस में कितने मतलब वो निकालेंगे, अगर न्यूट्रल अवेलेबल है तो एन कितना 3, तो 3 वॉट मीटर यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं ये 2 वॉट मीटर मेथड। अब ये 2 वॉट मीटर मेथड क्या है, क्या चीज़ें नहीं है, ये सब इसके पावर फैक्टर कौन से है वो सब देखेंगे इसमें। 2 वॉट मीटर मेथड में क्या है कि न्यूट्रल नहीं है, ठीक है, तो इसमें एक तो अपने पास R-Y-V 3 टर्मिनल है, इसके 3 फेज सीक्वेंस है, ठीक है। तो ये R में एक क्या लगा दिया अपने पास करंट कॉइल, उसके यहाँ पे इस पॉइंट से प्रेशर कॉइल लगा दिया, ठीक है, और ये कनेक्ट जा रही है अपने पास, और इनका लोड क्या है बैलेंस जेड, और इसका एंगल कितना फाई, जेड फाई और जेड फाई 3 हो गए, ठीक है। इनके बीच में वोल्टेज कितना है BR, मतलब ये वाला कितना है, कौन सी टर्म लाइन वाला वो है BR, ठीक है। इनके बीच में कौन सा है BY, ये कितना है BY, ठीक है। ये तीनों अपने पास वोल्टेज हो गए, ये चीज़ है, ठीक है, ये R है, ये B है और ये है बाई है, तो यहाँ पे एक वोल्ट मीटर ये रहा, एक वोल्ट मीटर ये रहा, फेज सीक्वेंस R-V-बाई है, ठीक है। अगर हमारा लोड क्या है बैलेंस, उस कंडीशन की बात कर रहे हैं इसमें हमारे पास क्या होता है कि जो हमारे लाइन का जो करंट होता है ना स्टार कनेक्शन में, लाइन का करंट सेम होगा, तो लाइन करंट इक्वल होगा, तो इसमें क्या लिखेंगे IR इक्वल टू IY इक्वल टू IV इक्वल टू I फेस और इक्वल टू ILL, मतलब लाइन का करंट इक्वल टू फेस करंट, ये सेम होता है किसके अंदर, स्टार के अंदर, ठीक है। और ये अपने पास क्या है लाइन इस फेस के वोल्टेज BR इक्वल टू BY इक्वल टू BB इक्वल टू B फेस, ठीक है। अगर ये लाइन की बात करें तो लाइन का वोल्टेज BRV, मतलब BRYV, तो इनके बीच का वोल्टेज, इनका बीच का वोल्टेज, इनका बीच का वोल्टेज अलग, RY इक्वल टू RYV इक्वल टू VR इक्वल टू VLL, लाइन टू लाइन वोल्टेज, फेस वोल्टेज, और ये है लाइन टू लाइन, मतलब ये फेस एंड लाइन दोनों इक्वल होते हैं। ओके, अब यहाँ देख रहे हैं कि फॉर्मूला क्या है, ये हमारा वॉट मीटर 1 है, तो ये अपने पास BI cos फाई, ये अपने पास वोल्टेज का फॉर्मूला होता है, तो B का किसके अक्रॉस होता है, मतलब वोल्ट मीटर, ये प्रेशर कॉइल का है तो BPC लिख दिया इसको, करंट किस में जा रहा है करंट कॉइल में, तो ICC लिख दिया, और दोनों के बीच में कितना एंगल आ रहा है वो हमारे पास कॉस एंगल हो गया, ठीक है। तो BPC क्या है हमारे पास, एक 2 लाइनों के बीच में कनेक्शन, तो इसको लिख सकते हैं BRV, देखो डायग्राम से देखते हैं, तो हमारे से ये अपने पास क्या है BRV, तो इन दोनों के बीच में क्या लगाएंगे लाइन टू लाइन, तो इसको क्या लगते हैं BRV, ठीक है। तो सेम ये लिख दिया यहाँ पे प्रेशर कॉइल में BRV लिख दिया, ICC की जगह IR, मतलब उसमें ही मतलब अमीटर लगा हुआ है अपने पास मेजर करने के लिए करंट के लिए,
और दोनों के बीच में एंगल देख लिया। अब इसमें देखें कि ये एंगल क्या है वो देखेंगे। अपन पास जो लाइन करंट होती है, तो लाइन को मतलब इसको कैसे लिख सकते हैं, वोल्टेज को, ये लाइन टू लाइन है, इसको कैसे फेस फॉर्म कैसे लिख सकते हैं, √3b फेस, ठीक है। अगर फेस में डालें तो √3p फेस डॉट आई फेस कॉस। अब ये एंगल हमें नहीं पता है, एंगल हम देखेंगे, ठीक है। सेम चीज़ ये तो वॉटमीटर बन के लिए है, सेम चीज़ यहाँ देख रहे हैं ये चीज़ कि ये अपने पास प्रेशर कॉइल का वोल्टेज, प्रेशर सेकंड प्रेशर कॉइल का करंट और दोनों के बीच में एंगल, ठीक है। तो अब अपने पास लाइन टू लाइन करंट, लाइन टू लाइन वोल्टेज है, तो बी वाई वी मतलब दोनों के लास्ट में है ना उनका, तो ये बाई है और ये बी है, तो इन दोनों के बीच का वोल्टेज तो वी वाई वी, और आई लाइन का करंट है, इसमें कितना फ्लो हो रहा है, तो आई वाई और कॉस दोनों के बीच में एंगल है, ठीक है। अब इसमें फेजर डायग्राम से इनके बीच में एंगल कितना बनेगा वो देखते हैं। अब देखते हैं कि ये अपने पास ये आर है, ये बी है और ये है वाई, तीनों में कितने का एंगल होता है, 120 का, ठीक है। ये हमको पता है तीनों को 120 का होता है। तो अब देख रहे हैं कि जो जैसे इसको बी वी को अगर अपन आगे बढ़ाएंगे इधर की साइड में ये आगे बढ़ेगा तो हमारे जो आर और वाई उनको बीच में कट करेगा, तो मतलब 60 डिग्री का एंगल बनेगा यहाँ पे, ठीक है। अपन देखते हैं कि हमेशा जो ये अपने पास फेस का वोल्टेज है, तो फेस के वोल्टेज से लाइन का मतलब करंट होता है वो क्या थोड़ा लैग करता है हमेशा, ठीक है। तो ये इसको लैग कर रहा है, तो किससे, बी आर से, ठीक है। ये हो गया, तो इनके बीच में बी आर और आई आर के बीच में एंगल हो गया फाई का, ओके। और अब देख रहे हैं कि इन दोनों के फेजर, और ये इसके बीच में आ रहा है, तो इनको दोनों को फेजर निकाल रहे हैं, तो यहाँ से एक ये आ गया अपने पास इसका सम पॉइंट, ठीक है, रिजल्टेंट सम पॉइंट किसके, बी आर और बी बी के बीच का, ठीक है। और ये कितने डिग्री का होगा, ये 60 डिग्री को दो पार्ट में कर रहा है, तो 30 का हो गया। तो इसके और हमें एंगल किन किन के बीच में पूछा है, वी आर वी और कितना, बी आर वी और आई आर के बीच में। ये देखो हमारा एंगल किसका है, वी आर वी और आई आर के बीच में। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ये पूरा कितना है 30, यहाँ तक कितना आ रहा है 30 आ रहा है ये वाला, ठीक है। ऊपर कितना 5 और ये वाला निकालना है अंदर वाला, ये वाला इतना सा ये वाला है ना, तो ये वाला क्या हो जाएगा हमारा 30 - 5, तो ठीक है 30 - 5 क्या लिख दिया अपन ने इसका वैल्यू, तो √3 डॉट बी फेस आई फेस कॉस 30 - 5, ये उसका हो गया किसका, W1 का। और W2 का कितना हो जाएगा 30 + 5, जैसे कि ये वैल्यू यहाँ पे देख लिया है, जैसे ये यहाँ पे आ गया बी वाई, ठीक है। अब यहाँ देख रहे हैं कि जो ये बी बी है, ठीक है, तो इसके ये इसको लैग करेगा, तो फाई एंगल से लैग कर रहा है, और ये इसके अपोजिट में ये यहाँ पे है जो कितना है बी और वाई वी, इन दोनों का समेशन पॉइंट निकाल दिया, तो बी वाई है, तो ये कितना लैग कर रहा है इसको 30 डिग्री, तो पूरा कितना हो जाएगा 30 + 5, तो ऐसे ही ये क्या हो जाएगा 30 + 5, तो दोनों की W1 और W2 की वैल्यू निकल गई है, ओके। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, तो W1 हमारे पास आ गया लाइन में VL IL cos 30 - 5, W1 की हो गई। W2 है हमारे पास BL IL cos 30 + 5, ठीक है, दोनों हो गए। ये रियल पावर को कैसे निकाल सकते हैं, दोनों जो अपने पास वोल्टेज होता है ना वाटमीटर के, उनको दोनों को ऐड करके हम डायरेक्ट रियल पावर को निकाल सकते हैं, ओके। और अगर इसको क्या बोलते हैं, इन दोनों को निकाला है, जैसे कि इन दोनों की वैल्यू पुट कर दी है, cos 30 - 5 + cos 30 + 5 इन दोनों को, तो इनको पुट करें तो 2 cos 30 डॉट cos 5, ये फॉर्मूला पुट कर दिया। cos 30 का फॉर्मूला होता है √3/2 cos 5, इससे कट गया तो कितना आ जाएगा 3 बी फेस आई फेस cos 30। अगर इसको लाइन में लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे, √3 BL IL cos 5, ये फॉर्मूला है, इसको याद रखना, ओके। सेम चीज़ हमारे पास रिएक्टिव पावर की होती है, तो रिएक्टिव पावर को लिख सकते हैं हम √3 VL IL sin 5, ये इसका फॉर्मूला है। और इसको ऐसे डायरेक्ट अगर वैल्यू दे रही है तो कैसे लिखेंगे, जैसे P को तो लिखते हैं W1 + W2, बट इसको Q को लिखते हैं √3 कोष्टक में W1 - W2, ऐसे, ठीक है। ये इसको याद रखना, दोनों इंपॉर्टेंट टर्म्स है, दोनों फॉर्मूला, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस पे है, ठीक है। अब ये देख रहे हैं हम इस डायग्राम में, ये हमारे पास P है, ये Q है, ये मतलब रियल पावर, ये रिएक्टिव पावर, ये अपरेंट पावर, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कि tan फाई कैसे निकलते हैं, tan का होता है लंब कितना है Q और आधार कितना है P, तो QY/P, तो इसको फाई कैसे निकाल सकते हैं, फाई अगर tan उधर चल जाएगा तो tan इनवर्स φ/P हो गया, ठीक है। और cos जो पावर फैक्टर होता है, पावर फैक्टर क्या होता है cos फाई, और फाई की वैल्यू कितनी है tan इनवर्स Q/P, तो इसमें tan इनवर्स Q/P लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो हमारे पास 3 फॉर्मूला हो गए, P क्या फॉर्मूला है, P = W1 + W2 लिख सकते हैं इसको, या फेस फॉर्म में लिखेंगे तो 3 B फेस डॉट आई फेस cos
फाइव लिख सकते हैं। अगर इसको लाइन में लिखना है तो अंडर रूट में 3 VL IL cos फाइव लिख सकते हैं, वन फॉर्मूला। अगर इसको रिएक्टिव फॉर्म में हो तो Q इक्वल टू अंडर रूट में 3 कोष्टक में जो भी अपने पास वॉट मीटर दे रखा वो वॉट मीटर का उसकी वैल्यू दे रखी होगी तो W1 माइनस W2। अगर इसको ये तो सिंपल फॉर्म डायरेक्ट दे रखी है। अगर बी फेस के फॉर्म में दे रखा है तो 3 बी फेस आई फेस साइन फाइव देखेंगे। अगर लाइन में होगा तो अंडर रूट में 3 VL IL साइन फाइव होगा। अगर पावर फैक्टर निकालना है तो पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या है, ये cos फाइव इक्वल टू कॉस कोष्टक में 10 इनवर्स अंडर रूट में 3, अंडर रूट में क्यू की वैल्यू कहते हैं √3 VL W1 माइनस W2। तो इसमें क्यू की वैल्यू पुट कर दी, इसमें पी की वैल्यू पुट कर दी, सिंपल आ गया। अब देखते हैं यहाँ पे द इफेक्ट ऑफ पावर फैक्टर ऑन वॉट मीटर रीडिंग। वॉट मीटर की रीडिंग है उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, किसका, पावर फैक्टर का, वो सब देखते हैं। अब देखते हैं कि अगर हमारे पास फाइव की वैल्यू कितनी है, 0, फाइव की वैल्यू कितनी पुट करनी है हमने, 0, ठीक है। तो अगर हमारे पास फाइव की वैल्यू 0 है तो मतलब क्या होगा इस वाले केस में, फाइव मतलब ये वाला पूरा केस 0 है, ये वाला जैसे कि ये कहाँ आ गई अपने पास फाइव, ये वाली, ठीक है। तो ये 0 होगी, तो ये वाली 0 पे 10 ये 0 पुट करेंगे तो 0 इक्वल टू 10 इनवर्स अंडर रूट में 3 कोष्टक में W1 माइनस W2 अपॉन W1 प्लस W2। ये होता है 10 0 क्या होता है, 0 होता है, तो ये 0 चल जाएगा। तो हमारे पास W1 प्लस W2 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 हो गया, √3 इधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा W1 इक्वल टू W2। तो अगर हमारा फाइव फैक्टर ये एंगल कितना है एंगल का, अगर 0 है तो उस वाले केस में क्या होगा, W दोनों वॉट मीटर क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये चीज़ यहाँ देखते हैं। इसको सॉल्व कर रहे हैं तो W1 कितना है 3/2 बी फेस आई फेस और W2 क्या है 3/2 बी फेस आई फेस। इस वाले केस में क्या है W1 और W2 क्या हो गए, इक्वल हो गए, ठीक है। और ये चीज़ अपन पुट करके वैल्यू को पुट करके भी हम निकाल सकते हैं इसको डायरेक्ट, मतलब इसकी जगह मतलब ये पूरी वैल्यू है ना यहाँ, इसकी जगह इक्वल टू 0 पुट कर दो और ये वैल्यू निकल जाएगी। सेकंड है हमारे पास 30 मतलब 30 पुट कर दिया इक्वल टू 10 इनवर्स पूरा, तो 10 30 इधर इनवर्स वाला इधर चल जाएगा तो 10 30 हो जाएगा। तो 10 30 क्या होता है, 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल टू ये हो जाएगा √3 और W1 माइनस W2 अपॉन W1 प्लस W2। ये √3 इधर चल जाएगा तो 1/3 हो गया, ठीक है। इसको लिख सकते हैं 1/3 इक्वल टू W1 माइनस W2 अपॉन W1 प्लस W2। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करके हम W1 और W2 का जो रिलेशन है ना वो निकाल सकते हैं। उसका रिलेशन क्या है, W1 क्या होगा W2 के डबल होगा, इस वाले रिलेशन को बराबर करके निकाल के, ठीक है। अब आया हमारे पास 30, सेम चीज़ जो 30 0 पुट करी थी पहले मतलब 5 की जगह, अब यहाँ पे 30 पुट करी तो W1 किसके W2 के डबल आ गया। अब 60 पुट करेंगे उसी जगह पे तो उसको cos 5 कितना होता है, cos 5 का वैल्यू कितना होता है 1/2, ठीक है। तो पॉइंट ये कितना 1/2 मतलब 0.5, ये √3/2 का होता है 0.866, ठीक है। इस वाले केस में अगर 60 पुट कर रहे हैं तो एक जो वॉट मीटर होता है ना उसकी तो कुछ रीडिंग आएंगी और दूसरा वॉट मीटर की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। तो 1 वॉट मीटर रीडिंग इज 0। इस वाले किस वाले पावर फैक्टर एंगल में आएगा, 60 वाले में आएगा, जो डायरेक्ट पूछ सकते हैं तुम्हें, ठीक है। अब लास्ट है हमारे पास 90। अगर हमारे पास जो पावर फैक्टर उसकी जगह 90 पुट कर दिया तो हमारे पास cos 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 की जगह 90 होगा तो 0। इस वाले केस में एक पावर फैक्टर √3/2 बी फेस डॉट आई फेस और ये हो जाएगा माइनस √3/2 बी फेस आई फेस, मतलब दोनों जो वॉट मीटर होंगे वो एक दूसरे के अपोजिट में होंगे, ठीक है। तो हमारे पास डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे कैसे इस वाले टॉपिक में बनेंगे, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनका रिलेशन पूछ सकते हैं कि ये 0 पुट करने पे पावर फैक्टर कितना होगा, 1 होगा। इस वाले में दोनों वॉट मीटर में रिलेशन क्या होगा, दोनों इक्वल होंगे। अगर हम उसमें हमारे 5 की वैल्यू 30 पुट कर दी तो cos 5 कितना हो गया √3/2 मतलब 0.88। इस वाले में दोनों में रिलेशन क्या होगा, W1 इक्वल टू W2 के मतलब जो W2 है उसके डबल होगा। सेकेंड है 60 पुट कर दिया तो cos 5 क्या होगा 1/2 एंड इसमें एक तो वॉट मीटर का कुछ रीडिंग होगी, दूसरी वाली क्या आएगी 0 आएगी। अगर 90 होगा तो उस वाले केस में cos 5 की वैल्यू 0 एंड दोनों जो वॉट मीटर होंगे एक दूसरे के अपोजिट में होंगे, ओके। अब देखते हैं हम इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस।
ये तो इसमें रिएक्टिव पावर, ये तो एक्टिव पावर के थे। अब रिएक्टिव पावर कैसे निकालते हैं? रिएक्टिव पावर हमको यहाँ देख दी कि इसमें भी सेम कितना है, 2 मतलब वाट मीटर है, ये वाला 1 वाट मीटर निकाल दिया है। 3 फेस रिएक्टिव पावर मेजर्ड यूजिंग 1 वाट मीटर मेथड। 3 फेस के एक्टिव पावर को निकालने के लिए 2 वाट मीटर की रीडिंग चाहिए, बट अगर रिएक्टिव निकालनी है तो उसमें कितने वाट मीटर की रीडिंग है? 2, मतलब ओनली 1 की। ठीक है, जैसे यहाँ पर दे रखा है। अब इसमें देखो, इसमें क्यू कितने हैं? √3W। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, जो भी वैल्यू आएगी। और W क्या है? मतलब एक्टिव पावर। अब कैसे इसको देख सकते हैं यहाँ पे? जैसे कि ये देखा, करंट कॉइल इन द 1 फेस एंड प्रेशर कॉइल इन अनदर 2 फेस में। ठीक है, तो W क्या है? ये तो प्रेशर कॉइल का वोल्टेज, करंट कॉइल का करंट, और दोनों के बीच में एंगल। तो दोनों के बीच में एंगल कितना है? cos 90 माइनस 5। और इनका अगर cos 90 माइनस 5 को लिखेंगे तो sin 5 लिखेंगे। तो इसको कैसे लिखा दिया? ये वाला। अगर इसको फेस फॉर्म में लिखेंगे तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास जो Q होगा ना, वो Q कैसे होगा? √3W के। जो अपने पास जो W वैल्यू होगी उसको मल्टीप्लाई बाय √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे क्या निकल जाएगी? रिएक्टिव पावर। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। इन 2 वाट मीटर मेथड ऑफ पावर कैलकुलेशन 3 फेस बैलेंस स्टार कनेक्टेड सिस्टम, what is the power factor of the system if वन ऑफ द वाट मीटर शो 0 रीडिंग? अगर एक वाट मीटर 0 रीडिंग शो कर रहा है तो उसमें कौन सा क्या मतलब उसका पावर फैक्टर क्या होगा? ये अभी हमने देखा है कि अगर एक 0 शो कर रहा है और एक में कोई रीडिंग होती है तो वो क्या होता है? 60। ठीक है, तो उसकी cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। तो मतलब क्या शो करेगा? 0.5 वो। ठीक है, क्या पावर फैक्टर क्या शो करेगा? 0.5। तो इसका आंसर क्या आएगा? सी। और ये RRB JEE में भी आया हुआ क्वेश्चन है 2015 में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि इसमें देखो, W1 इक्वल टू W1 इक्वल टू W है, और W2 की जगह क्या पुट कर रहे हैं? 0। अब W1 की जगह W रख दिया और W2 की जगह 0 रख दिया, तो ये W से W कैंसिल हो गया, 1 हो गया। तो √3 है, और √3 इसको अगर इन्वर्स में जाएगा तो 5 की वैल्यू क्या आ गई? 60 आ गई। cos 60 की वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आएगा? 1/2। ठीक है, अब सेकेंड क्वेश्चन। हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, इन द मेजरमेंट ऑफ पावर 2 वाट मीटर मेथड रीडिंग आर ऑब्जर्व इक्वल एंड अपोजिट। अगर इक्वल भी है, दोनों इक्वल है बट अपोजिट है, कौन से वाले केस में? 5 एंगल कितना है उस केस में? 90। और उस वाले 5 एंगल कितना है? 90। तो पावर फैक्टर कितना है? 0, मतलब पावर फैक्टर 0। तो इसमें पूछा क्या है? तो व्हाट इज द पावर फैक्टर ऑफ द लोड? मतलब 90 डिग्री एंगल है, पावर फैक्टर क्या होगा? 0। तो आंसर V। ओके, सेम ये। अब थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, द वाट मीटर रीडिंग वाई 2 वाट मीटर मेथड ऑफ पावर मेजरमेंट। अगर W1 100 है और W2 50 है, वाट मीटर W2 गिव द रीडिंग आफ्टर रिवर्सिंग द कनेक्शन ऑफ करंट कॉइल, व्हाट इज द पावर फैक्टर? मतलब ये कि दोनों के मतलब कनेक्शन को उल्टा करने के बाद इनके रीडिंग क्या आएगी, ये पूछना चाह रहा है। ठीक है, देख W1 कितना है? 100, W2 क्या है? 50 है। ठीक है, अब हमारा डायरेक्ट जो फॉर्मूला होता है तो क्या होता है? tan phi इक्वल टू √3 W1 माइनस W2 अपॉन W1 प्लस W2 होता है। ठीक है, ये कितना आ गया यहाँ पे? W1 की जगह तो पुट कर दिया 100 और W2 की जगह 50, और दोनों ऐड होकर कितना गया? 150 हो गया। ठीक है, ऊपर 50 बचा, नीचे 150 है तो 1/3, ये कितना हो जाएगा? 1/√3। और tan phi इक्वल टू 30 कितना हो जाएगा? ये √3 किसकी वैल्यू होती है? tan phi 30 की। तो phi कितनी आ गई? 30। अगर पावर फैक्टर 30 cos 30 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा? √3/2। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0.866। तो इस वाले की वैल्यू W1 W2 की वैल्यू पुट करके अपन पावर फैक्टर निकाल सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट, फॉर डेल्टा कनेक्टेड लोड मेजर्ड फॉर पावर वायर 2 वाट मीटर मेथड। W1 कितना है? BL/IL cos 30 माइनस 5, और W2 है BL/IL cos 30 प्लस 5। टोटल 3 फेस एक्टिव पावर कितना होता है? दोनों को ऐड कर देंगे तो अंडर में 3 BL/IL cos 5। अगर इसको फेस में लिखेंगे तो 3 B फेस I फेस cos 5। तो ये कौन सा है? 1 कैंसिल, सेकंड कैंसिल, ये वाला है, और फेस में तो ये वाला सी आंसर। फेस में होता है तो 3 B फेस I फेस cos 5 होता है। ओके, अब हमारा क्वेश्चन है ये, 2 वाट मीटर मेथड इज यूज टू मेजर द 3 फेस पावर सप्लाई को। इफ 2 वाट मीटर की रीडिंग है, W1 की ये है, W2 की ये है, तो टोटल पावर क्या होती है? W1 प्लस W2। ये है 2 किलोवाट। ये किलोवाट को वाट में करेंगे क्योंकि यहाँ वाट है, तो 2000 वाट प्लस 500, तो 2.5 किलोवाट में लिख सकते हैं। क्या है? 2.5, दोनों को ऐड करके।
अब इसमें क्वेश्चन बना है हमारे पास, थ्री फेज पावर मेजरमेंट बाय 2 वॉटमीटर मेथड, द 2 वॉटमीटर दोनों की रीडिंग क्या है, W1 W2 की इक्वल, तो लोड इज सेड बाय 2 ऑपरेटिंग। ये बता कि अगर दोनों की अपने पास W1 W2 की वैल्यू इक्वल है, वो कौन सी वाले केस में है, जब हमारे पास पावर फैक्टर कितना है 1 और एंगल कितना है 0, जीरो एंगल, जीरो पावर फैक्टर में, तो इसका आंसर क्या आएगा बी। ठीक है, अब ये वाली सीरीज़ हमारी यहीं कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और अगर इस वीडियो की आपको PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम